हेलो लिसनर, वेलकम टू रोमांटिक रीड्स लॉन्च। आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ चैप्टर 3 विद मी निधि। अर्पिता फर्श पर बैठे हुए खुद में सिमटी हुई बस रोए जा रही थी और अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। और वो ऐसा सोचती भी क्यों नहीं। कुछ देर पहले जो भी बातें उसने बूंदी देवी के मुंह से सुनी थी, उन्हें सुनकर अर्पिता अंदर तक हर्ट हो चुकी थी। अर्पिता बचपन से ही दिल्ली में रही थी। उसने कभी भी किसी औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं सुनी थी। हाँ, उसके पापा बेहद ही स्ट्रिक्ट नेचर वाले थे, लेकिन वो भी हमेशा औरतों की इज्जत करना और उन्हें सम्मान देना अच्छे से जानते थे। लेकिन राठौड़ परिवार की सिचुएशन देखकर वो बहुत उदास हो चुकी थी। उसे पता लग गया था कि इस घर में औरतों का चुप रहना ही बर्दाश्त किया जाता है। अर्पिता, जो बूंदी देवी की बातों से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, वो अपने मन ही मन खुद से बोल उठी, ओह गॉड, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे मैं इस फैमिली में एडजस्ट करूंगी जहाँ जहाँ औरतों को सिर्फ घर के काम और बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। ओह गॉड, क्या होगा आगे। अर्पिता अभी खुद से ही ये सवाल जवाब कर रही थी कि तभी उसे रूम के डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। रूम के डोर ओपन की आवाज सुनते ही अर्पिता ख्यालों से बाहर निकल अपने आंसुओं को साफ कर वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और पीछे पलटकर देखने लगी। उसने जब पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने यश खड़ा था। एक पल के लिए यश और अर्पिता दोनों की ही नजरें एक दूसरे से जा मिली, लेकिन अर्पिता ज्यादा देर तक यश की आंखों की तपिश को खुद पर महसूस नहीं कर पाई और उसने अगले ही पल यश की नजरों से अपनी नजरें हटा ली और नीचे फ्लोर की तरफ देखने लगी। यश अर्पिता की आंखों में आंसू देख चुका था, जिसकी वजह से वो अर्पिता से उसके आंसुओं की वजह जानना चाहता था और इसलिए ही वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा कि अर्पिता ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। अर्पिता को खुद से दूर होते देख यश को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो अपने वार्डरोब की तरफ गया, अपने कपड़े लिए और वो सीधा वॉशरूम में चला गया। अर्पिता उसके जाते ही एक चैन की सांस ली और फिर वो अपने बैग खोलकर अपने लिए एक नाइट ड्रेस निकालने लगी। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और यश कपड़े चेंज कर सीधा रूम से बाहर निकल गया। अर्पिता तो बस यश को जाते हुए ही देखती रही। यश को रूम से बाहर जाते देख अर्पिता ने जल्दी से रूम को लॉक कर दिया और अपने भारी भरकम गहने और लहंगे को उतार कर उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा नाइट सूट पहन लिया और फिर डोर को अनलॉक कर वो बेड पर जाकर सो गई। यश भी उस पूरी रात रूम में वापस नहीं आया। उसने अपनी पूरी रात हवेली की छत पर जाकर बिता दी। यश और अर्पिता की शादी की ये पहली रात उन रातों जैसी नहीं थी जिसके हसीन सपने हर एक नया शादीशुदा जोड़ा देखता है। यश ने जहां अपनी पूरी रात हवेली पर सोकर गुजारी, वहीं अर्पिता ने अपनी पूरी रात बस यही सोचते हुए बिताई कि अब आगे क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्पिता अभी भी आराम से सोई हुई थी, लेकिन ठीक 5 बजे उसकी नींद खुल गई। ये उसके पापा का रूल था कि सुबह 5 बजे के बाद कोई भी अपने बेड पर लेटा नहीं रहेगा। अभी अर्पिता सुबह उठी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अर्पिता ने एक ही नॉक में डोर ओपन कर दिया तो उसके सामने बबीता खड़ी थी, जो अपने हाथ में कपड़े लिए हुई थी। बबीता की नज़र जब अर्पिता के नाइट सूट पर गई तो उसने जल्दी से उसे अंदर रूम में धकेलते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और बोली, भाभी साहब, ये आपने क्या पहना है? इस पर अर्पिता ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला, जी ये नाइट सूट है। फिर बबीता ने समझाते हुए बोला, भाभी आप आज के बाद इन कपड़ों को मत पहनना, सिर्फ साड़ी ही, नहीं तो दादी साहब के कपड़ों में आग लगा देगी।
अर्पिता ने बबीता की बात को समझा और अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जो औरत भरी सभा में औरतों के सिर्फ दो ही काम गिना सकती है कि घर के काम और बच्चा पैदा करना, तो वो उसके नाइट सूट में आग आराम से लगा भी सकती है। बबीता ने अर्पिता के हाथों में कपड़े देते हुए बोला, भाभी आप इन्हें पहनकर नीचे आ जाइए, आपका और भाई साहब का नीचे ताई जी इंतज़ार कर रही है। एक्चुअली उन्होंने आपके लिए पूजा रखवाई है। अर्पिता ने बबीता के हाथों से कपड़े ले लिए और बोली, जी जी जी, मैं अभी तैयार होकर नीचे आती हूँ। बबीता उसे ठीक है बोलकर उसके रूम से चली गई। अर्पिता भी जल्दी से नहाकर साड़ी पहनकर तैयार हो गई। उसने लाल रंग की बांधनी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा रंग बेहद ही खिल रहा था। हाथों में राजस्थानी चूड़ा, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी, बेहद ही खूबसूरत मंगलसूत्र। उसने एक पल अपने इस नए रूप को शीशे में देखा और खुद को निहारने लगी। तभी यश, जो दरवाजा खोल रूम में आ चुका था, उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अर्पिता पर गई और वो अपनी जगह पर जम सा गया। अर्पिता की खूबसूरती को निहारते हुए यश को पता भी नहीं चला कि उसे रूम में आए हुए 5 मिनट बीत चुके हैं। अर्पिता को नहीं पता था कि यश कमरे में आ चुका है और उसके पीछे ही खड़ा है। अर्पिता अपने कानों में इयररिंग्स पहन रही थी। उसकी इयररिंग का एक डॉट अपने हाथ से छूटकर यश के पैरों के पास जा गिरा। अर्पिता ने घबराते हुए अपने आप में ही बुदबुदाते हुए बोला, अर्पी, तूने डॉट कहाँ गिरा दिया? वो डॉट भी गोल्ड का था, अब कहाँ ढूंढूं? यश, जो उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो अपने पैरों के पास गिरे हुए डॉट को उठाते हुए अर्पिता की तरफ बढ़ा और बोला, इसे ढूंढ रही हो? अर्पिता ने जब यश के हाथों में वो डॉट देखा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और यश से बोली, जी। यश ने उसके हाथों से इयररिंग लिया और उसके कान में उसे पहनाने लगा। यश के ठंडे हाथ जब अर्पिता के कान में टच हुए तो उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। जैसे ही यश ने अर्पिता को इयररिंग्स पहना दिया, वैसे ही अर्पिता यश से 2 कदम की दूरी पर पीछे हो गई। लेकिन इससे पहले कि अर्पिता और कुछ कदम उससे पीछे जाती कि यश ने उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसके कान में अपनी हल्की और हंसकी आवाज में बोला, तुम मुझे देख मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अब तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी मेरे साथ ही बितानी है, तो अब तुम्हें मुझे देखकर मुझसे दूर नहीं जाना है। अर्पिता यश की बातें सुन हैरान रह गई। तभी उनके रूम में आंचल आई। आंचल ने जब यश और अर्पिता को एक दूसरे के इतने नजदीक देखा तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए वो एक सांस में बोल पड़ी, वो भाई साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, वो मैं तो भाभी सा को लेने आई थी, ताई साहब दोनों को नीचे बुला रही है। आंचल यश से बहुत डरती थी, इसलिए वो बिना वक्त गवाए उनके रूम से जल्दी से भाग गई। यश ने अर्पिता को अपनी बाहों से आजाद किया और उससे बोला, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ। अर्पिता, जो अभी क्या हुआ ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि यश की आवाज सुन अपने होश में आते हुए बोली, और फिर अपने सिर पर पल्ला कर वो रूम से बाहर निकल गई। अर्पिता अपनी नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल नीचे हॉल में चली गई, जहां बहुत ही चहल पहल थी। घर के सभी लोग नीचे हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। इससे पहले बूंदी देवी की नज़र अर्पिता पर पड़ती कि शीतल जी अर्पिता के पास आईं और उसे अपने साथ पूजा के कमरे में ले गईं, जहां पहले से ही पंडित जी आकर बैठे हुए थे। अर्पिता चुपचाप जाकर बैठ गई। तभी यश भी आकर उसके बगल वाली जगह पर आकर बैठ गया। तभी सभी घर वाले भी वहां आकर उनके साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और पूजा शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद जब पूजा खत्म हुई तो सभी हॉल्स में आकर बैठ गए। अर्पिता को शीतल जी अपने साथ किचन में ले गई और उसके हाथ में खीर की ट्रे पकड़ाते हुए बोली, ये ले बेटा, ये बाहर जाकर सभी को दे दो, और अगर अम्मा जी यानी कि बूंदी देवी अगर पूछे तो बोलना ये खीर तुमने ही बनाई है। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आंचल के साथ हॉल में आकर सबको खीर सर्व करने लगी।
सभी ने खीर ले ली। उस हॉल में इस वक्त जय, यश के पापा, जगदीश, यश के चाचा और अवधेश सिंह जो बबीता का पति था और बूंदी देवी, ये सब बैठे हुए थे। अर्पिता ने एक एक कर सभी को खीर दी और खीर देकर वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी बूंदी देवी ने उसे रोकते हुए बोला, रुक बहू, क्या अपनी पहली रसोई का नेग नहीं लेगी? उनके रोकने पर अर्पिता अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर बूंदी देवी ने अर्पिता को अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देते हुए बोली, ले बिंदनी, ये थारा नेक पहली रसोई का, और एक बात ध्यान से सुन, तूने हमारे यश को खुश रखना से। अरे लुगाई का यही तो फर्ज होता है कि वो अपने मर्द की सारी इच्छाएं पूरी करे। अर्पिता ने अपने सिर को नीचे झुकाए हुए था। बूंदी देवी की बातें सुन उसकी आंखों से एक आंसू निकल उसके गालों पर आ गया, लेकिन वो अपना रोता हुआ चेहरा छुपाते हुए बस अपना सिर हाँ में हिलाकर रसोई की तरफ चली गई। वहीं शीतल जी ने अर्पिता की आंखों में आंसू देख लिए थे और उसे वो पल याद आने लगे जब वो भी पहली बार इस परिवार में एक नई दुल्हन बनकर आई थी और उन्होंने अपने मन ही मन ये ठान लिया था कि अब वो अर्पिता को उस दौर से नहीं गुजरने देंगे जिस दौर से वो गुजरी थी। शीतल जी ने अर्पिता को उसके रूम में जाकर उसे आराम करने के लिए कहा तो अर्पिता भी अपने रूम में चली गई। अर्पिता ने रूम में जाकर अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर प्रिशा की 15 मिस कॉल थी, इसलिए उसने जल्दी से प्रिशा को कॉल लगाया तो सामने से प्रिशा कॉल उठाते हुए अर्पिता पर भड़कते हुए बोली, अर्पी कहाँ थी तू अब तक? तुझे मैंने कितनी बार कॉल किया, तू मेरे कॉल्स को पिक क्यों नहीं कर रही थी? उसे शांत करवाते हुए अर्पिता बोली, अरे मेरी माता शांत हो जा, वो मैं पूजा में थी यार, और मेरे फ़ोन रूम में था जिससे मुझे तेरी कॉल्स का पता नहीं लगा। इस पर प्रिशा बोली, ओ अच्छा अच्छा, चल छोड़, ये बता जीजू कैसे हैं और तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? कैसा रहा तेरा पहला दिन? वेट वेट वेट, कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट? हाँ हाँ। प्रिशा अर्पिता को छेड़ रही थी। अर्पिता ने प्रिशा को जवाब देते हुए बोला, हाँ प्रिशा, सब बहुत अच्छे हैं। और उसने किसी के आने का बोलकर कॉल को कट कर दिया, जबकि असल में अर्पिता अपने दिल की सारी बात प्रिशा को बताना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने प्रिशा से कुछ भी कहा तो वो चुप नहीं बैठेगी और सारी बातें उसकी मम्मी को बता देगी। वहीं हॉल में नीचे बैठे सभी नाश्ता कर रहे थे। तभी यश ने सबको बताते हुए कहा, मैं अभी 1 घंटे में बेस के लिए निकल रहा हूं। अगर शादी की कोई रस्म रह गई है तो वो सब अब आप बाद में कर लीजिएगा। थोड़ी देर में यश अपने कमरे में आया तो अर्पिता रूम में नहीं थी, क्योंकि अर्पिता को आंचल अपने साथ किचन में ले गई थी, क्योंकि उनके परिवार का रूल था, औरतें हमेशा आदमियों के खाना खा लेने के बाद ही खाना खाती थी। अर्पिता ने जब इस रूल के बारे में सुना तो वो यह सुनकर दंग रह गई। अर्पिता को पहले ही इस घर में घुटन महसूस हो रही थी और अब ये बात जानकर कि घर की औरतें आदमियों के खाना खा लेने के बाद खाना खाती हैं, उसके मन में सबसे पहले बात यही आई कि अब बस वो यहाँ से भाग जाए। इधर यश तैयार होकर नीचे आ चुका था। वो इस समय अपनी यूनिफॉर्म में था जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। चौड़ी छाती जिस पर जनरल मेजर यश राठौड़ के नाम का बैच था। अर्पिता ने जब यश को देखा तो उसके लिए मानो वो वक्त रुक ही गया। वो अपनी पलकें बिना झपकाए बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी यश ने आगे बढ़कर सभी के पैर छू लिए और उनसे अलविदा लेकर वो घर से बाहर जाने लगा। घर से निकलते हुए उसने एक निगाह अर्पिता की तरफ थी, जो अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। यश बिना उससे कोई बात किए हवेली से चला गया। शीतल जी अर्पिता को अपने साथ उनके रूम में ले आई और उसे बेड पर बिठाते हुए बोली, अर्पिता बेटा, तुम बुरा मत मानना, यश तुमसे बिना बात किए चला गया। यश ऐसा ही है, उसे अपने दिल की बात बतानी नहीं आती, वो सिर्फ बाहर से ही सख्त दिखता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही होंगी बेटा। अर्पिता ने शीतल जी की बात पर बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। अर्पिता का आज का दिन बस ऐसे ही घर के छोटे मोटे काम, नए रिश्तेदारों से मिलने में चला गया।
रात का डिनर कर वो सब अपने अपने रूम में आई, तब वो इतना थक चुकी थी कि उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने कपड़े चेंज कर सके, और वो वैसे ही बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही वो गहरी नींद में चली गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट